अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 8 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट मैंने नीचे स्क्रीन पर लिख ली हुई है, हम वहीं से इसको रीड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है तो आपको सामने स्क्रीन पे स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 8 की नज़र आ रही है जो कि लिखी हुई है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें जो वैल्यूज़ अननोन है, जो वेरिएबल्स आ रहे हैं या जो लेटर्स आ रहे हैं अभी समझाने के लिए, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना। जैसे पार्ट नंबर ए में आप देखें एफ लिखा हुआ है, एफ स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपने बेसिकली एफ की वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखानी है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पार्ट 2 नज़र आ रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है। तो इससे पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ें बता चुका हूँ कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया करें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर पार्ट 2 आ रही है, यानी वो वेरिएबल जिसके ऊपर पार्ट 2 आ रहा है उसको पहले लिखें, जिस वेरिएबल के ऊपर पार्ट 1 लिखा हुआ है यानी पार्ट 1 आ रही है उसको बाद में लिखें और एंड पे कांस्टेंट लिख लें, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे। तो देखें पॉजिटिव एफ स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद 7f के पीछे कोई साइन नहीं है, ये जस्ट पॉजिटिव 7f है, इसको मैं इसके बाद लिख लेता हूँ। और ये जो कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव 60 है, जब आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 60। आप दोनों साइड्स पे 60 को माइनस करवा देंगे तो भी आपको यही मिलेगा और राइट साइड पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 60 भी वहाँ पे मूव हो चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा 0। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि आपने देखना है कि जहाँ पे वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, यानी एफ स्क्वायर वाली टर्म, अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, y है तो y स्क्वायर वाली टर्म, तो यहाँ पे f है तो f स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, उसके साथ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो कोई साथ लिखा नहीं, इसका मतलब आप उसको खुद से क्या कंसीडर करेंगे 1। तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने 1 कंसीडर कर लेना है, उसको आपने लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं भी क्या करूँगा, 1 को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 1 को मल्टीप्लाई करूँगा नेगेटिव 60 के साथ। तो 1 को आप नेगेटिव 60 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, नेगेटिव 60 ही आता है। इसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपने करने हैं, इसको हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड या स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, इस मेथड के थ्रू ही हमने चैप्टर नंबर 3 में भी, 4 में भी कुछ क्वेश्चंस और 5 में भी मोस्टली जो है ट्राई किए हुए हैं, और इसी मेथड के थ्रू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है। आप इसको डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में दोबारा से देख सकते हैं, मैंने उससे रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की हुई है। अदरवाइज मैं काफ़ी चीज़ें तो यहीं पर बता दूंगा, तो अगर उम्मीद है आपको यहीं से समझ आ गया तो आपको उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कोफिशिएंट एफ स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 1 को नेगेटिव 60 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 60 आ गया। अब आपने 2 चीज़ें ढूंढनी होती हैं। 2 चीज़ें क्या करनी होती है कि 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर यानी नेगेटिव 60 मिले आपको, और उन्हीं 2 नंबर्स को आप ऐड करें, अगर ऐड करें तो मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म है पॉजिटिव 7f। आप थोड़ी देर के लिए इन लेटर्स को या वेरिएबल्स कह लें, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जस्ट कोफिशिएंट पे गौर करना है। तो पॉजिटिव 7 मिले, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव 7 मिले। तो 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर यानी नेगेटिव 60 और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस करके मिड टर्म जो कि यहाँ पे पॉजिटिव 7f है, उसमें f को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो पॉजिटिव 7 मिले। ठीक है, इसीलिए हम इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मिड टर्म को ही ब्रेक कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है पॉजिटिव 7। ये भी आपको आगे डिटेल में और समझ आ जाएगा। अब देखिए वो कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 60 भी आता है, नेगेटिव 60 भी आता है, और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस करके क्या आता है हमारे पास 7 भी आता है। अब ये आपने याद रखना है कि जो 2 नंबर्स की चॉइस होगी यहाँ पर वो दोनों स्टेप्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी स्टेप नंबर 1 भी सेटिस्फाई होना चाहिए और स्टेप नंबर 2 भी सेटिस्फाई होना चाहिए। बाकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपका टेबल्स पे कमांड होनी चाहिए, तब जाकर आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। तो देखिए 62 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। आप इसको मुख्तलिफ टेबल्स पर चेक कर सकते हैं या डिवाइड करके चेक कर सकते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। जो कंडीशन 1 कंडीशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है वही मिड टर्म के तौर पर मिड टर्म ब्रेक यहाँ पे करके उसको लिख दें। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ एक नंबर 12 और एक नंबर 5,
क्योंकि मुझे पता है 12 5 टाइम्स कितना होता है 60, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि 12 में से 5 निकालूंगा तो 7 तो बन ही जाएगा। तो मैंने इसलिए इस वाले नंबर को चूज़ किया है। अब आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जब आप कोई चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो एग्जैक्ट आंसर दे रहा हो, यानी आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर -60 चाहिए, लेकिन बहुत क्लियर है कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -60 नहीं बल्कि +60 मिलेगा। तो साइन का प्रॉब्लम आ रहा है, हमें नेगेटिव चाहिए, जबकि 12 और 5 दोनों पॉजिटिव नंबर है, वो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नंबर तो देंगे, यानी +60 तो देंगे, -60 नहीं देंगे। तो इसका हल क्या करना होता है, आपने अपने क्वेश्चन की तरफ वापस जाना है और देखना है जो मिड टर्म है उसके पीछे कौन सा साइन है। तो देखिए मिड टर्म के पीछे पॉजिटिव साइन है, तो इधर जो भी नंबर्स आपने चूज़ किए होंगे, जो बड़ा नंबर है उसके पीछे पॉजिटिव लगा देना है। तो यहाँ पे 12 पहले से पॉजिटिव है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा देता हूँ। और अब फिर दोबारा चेक करना है मल्टीप्लाई करके कि क्या अब आपका वो नेगेटिव का मसला हल हुआ या नहीं। तो आप देखें 12 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -60 अभी भी नहीं आता, क्योंकि पहले भी वो 12 ही था पॉजिटिव, अब भी पॉजिटिव 12 ही है। तो जब ये वाला साइन लिखने के बाद भी प्रॉब्लम हल ना हो तो फिर आपने दूसरे नंबर का साइन चेंज करना है। दूसरा नंबर 5 है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना है। ये पॉजिटिव है तो आपने इसको नेगेटिव करना है। तो अब आप देखें पॉजिटिव 12 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 12 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 60, यानी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। अब इन्हीं दो नंबर्स को अगले स्टेप में रख के देखते हैं। अगर हमें +7 दे देते हैं ऐड होने के बाद तो हमारी मिड टर्म ब्रेक एक तरह की हाफ कंप्लीट हो गई। तो हमने क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ +12 और -5। तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो +7 ही आएगा। इसको मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, 12 + -5 ऐसे ही लिखा हुआ है ऊपर, तो प्लस माइनस माइनस और 12 - 5 कितना होता है 7। तो देखें आपको यही टर्म मिल रही है, यानी दो नंबर्स आपने ढूंढ ली हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -60 आता है, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करके मिड टर्म यानी +7 आती है। अब आपने जस्ट लिखना है, आप इसको लिखें f², 1 लिखने की जरूरत नहीं है। पहला नंबर जो कि आपने +12 ढूंढा है, +12, और उसके साथ यही लेटर आएगा जो बीच में यहाँ पे लिखा होता है वेरिएबल के तौर पे, यानी f ही आएगा। फिर अगला नंबर जो कि है -5, तो आप लिखेंगे -5, उसके साथ भी f ही लिखेंगे आप, और आखिरी नंबर वैसे का वैसे उतार लेंगे -60 = 0। अब आपने इनमें से पेयर वाइज कॉमन लेना है, इन दो में से भी कॉमन आएगा, इन दो में से भी कॉमन आएगा। ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ 3 चैप्टर में भी, 4 में भी। तो f² यहाँ पे लिखा हुआ है, f की पावर 1 लिखी हुई है, तो जब दो बेसिस सेम हो, इनको बेस बोलते हैं, जो पावर के नीचे लिखी होती है, यहाँ पे भी f है, वहाँ पे भी f है, तो ये कॉमन है। बस फ़र्क ये है इनकी पावर का, इधर f के ऊपर पावर 2 है, इधर f के ऊपर पावर 1 है। तो जो छोटी पावर होगी उस वाली टर्म को आपने कॉमन लिखना है। तो f² और f⁻1 में से क्या कॉमन आएगा, f की पावर 1। तो जब आपने देख लिया कि इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब आपने ब्रैकेट्स डालनी है। अब जो चीज़ बच जाएगी इसके अलावा उसको अंदर लिखना होता है। आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि जो चीज़ आप कॉमन निकालें वो पहली टर्म से भी डिवाइड कर दें, दूसरी टर्म से भी डिवाइड कर दें, और जो चीज़ बचती है उसको एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर लिख दें, उसका मतलब भी सेम ही होता है। तो यहाँ पे f² है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये 2 f थे, और समझे एक f बाहर लिखा हुआ है, तो अंदर कितने बचने चाहिए, एक ही बचना चाहिए। तो देखिए मैंने 1 लिख दिया, यानी इसके ऊपर पावर 1 लिख दी। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो वापस f² ये बन जाएगा, प्लस का साइन। तो 12 तो कॉमन आया नहीं, उसको वैसे ही लिखे रहने दें, और f⁻1 एग्जैक्टली बाहर मौजूद है। जब कोई चीज़ एग्जैक्टली बाहर मौजूद हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो चले f² था, वो एग्जैक्टली तो नहीं थी क्योंकि बाहर 1 थी और इधर पार्ट 2 थी, तो जो बच रहा था वो लिखा। ये तो एग्जैक्टली बाहर अवेलेबल है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं। नेगेटिव का साइन, नंबर के केस में आपने देखना होता है कि ये दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो सबसे बड़ा होगा वही कॉमन के तौर पे लिखा जाएगा। तो 5 और 60 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 कॉमन है, ब्रैकेट डालेंगे। और जब आप कोई नंबर कॉमन निकालते हैं तो उसका टेबल पढ़ते हैं। जिस तरह यहाँ पे स्टार्ट में 5 लिखा हुआ है, तो आपने बाहर जो चीज़ कॉमन निकाली इसका टेबल पढ़ना है कि 5 कितने टाइम्स 5 होता है। तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है। आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, लेकिन 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो लिख लेना बेहतर है। तो यहाँ पे 5 1 टाइम्स 5 होगा, और साथ f है, f तो कॉमन आ नहीं रहा तो वो साथ वैसे ही आएगा, आप इसके साथ 1 लिख सकते हैं। और क्योंकि नेगेटिव बाहर कॉमन निकाला हुआ, यानी नेगेटिव बाहर है, एक तरह का कॉमन ही आप इसको समझ लें, या इस तरह समझ लें नेगेटिव ब्रैकेट्स के बाहर है जस्ट। तो जब कोई चीज़ नेगेटिव बाहर हो और ब्रैकेट के अंदर हम कोई चीज़ें लिख रहे हों तो नेगेटिव की वजह से अंदर साइन चेंज लाजमी होता है। तो ये नेगेटिव इस बाहर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और फिर दोबारा 5 का टेबल पढ़ना है कि 60 कितने टाइम्स आता है, तो 5 12 टाइम्स 60 होता है, तो 12 ब्रैकेट क्लोज और = 0। तो जब आप मिड टर्म ब्रेक करके यहाँ तक पहुँचेंगे और आपको ये वाली दो एक्सप्रेशन सेम नजर आए, इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंट आ रही हो तो कहीं ना कहीं कोई गलती है, फिर आपने ऊपर से अपनी मिस्टेक को ढूंढ लेना है। तो अब ये दोनों चीज़ें सेम है, तो जो चीज़ सेम हुआ करेगी आपने इसको एक दफ़ा लिख लेना है, यानी f+12 दोनों में आ रहा है,
यानी 2 बार आ रहा है तो उसको एक दफ़ा लिख लेना है। इसको भी कॉमन लेना ही बोलते हैं कि जो चीज़ सेम होती है उसको बाहर निकाल लेना है और अब जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में लिख लेना। बच क्या गया, f बचा यहाँ से और यहाँ से -5 बचा, इसको ब्रैकेट में लिख लें इस तरीके से, f -5। इसको भी कॉमन निकालना ही एक तरह का कहते हैं। समझाने के लिए हम इस तरह बोल देते हैं कि जो चीज़ 2 दफ़ा आ रही है उसको एक दफ़ा लिख लें और जो बच जाती है उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लें। इस तरह भी हमारा काम चल जाता है। तो अब देखें यहाँ तक हमने कर लिया। तो जब भी दो एक्सप्रेशंस, ये पहले भी बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई हो रही हूँ और वो 0 के इक्वल आ रही हूँ, तो इसका मतलब होता है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है यानी f + 12 0 के इक्वल है, या फिर दूसरी एक्सप्रेशन यानी f - 5 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम दोनों वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। तो देखें ये +12 है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे ये -12 हो जाएगा, यानी 0 - 12 हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पे 12 को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, यही आंसर मिलेगा। और 0 - 12 होता है -12, तो आपको एक आंसर -12 की सूरत में मिल गया। इधर भी f की वैल्यू निकालते हैं तो ये -5 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये +5 हो जाएगा, यानी 0 + 5 हो जाएगा। और 0 + 5 होता है 5, तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही आंसर्स होते हैं, तो एक मिल गई -12 और एक आंसर आपके पास मिल गया 5। तो यही हमारे पास इसका था पार्ट नंबर ए। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर ए समझ आ गया होगा। इसी चीज़ को, इसी मेथड को, इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए हमने पार्ट नंबर बी भी सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी पार्ट नंबर ए की तरह पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी स्क्वायर वाली टर्म्स पहले, यानी वेरिएबल जहाँ पे स्क्वायर आ रहा है उस वाली वो वाली टर्म पहले, उसके बाद सिंपल टर्म जो कि यहाँ पे एच वाली है, और उसके बाद कांस्टेंट। तो देखें इधर सिर्फ कांस्टेंट को अगर आप मूव कर लें, जो कि लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, इसको आप राइट साइड पर ले आएँ तो ये ऑटोमेटिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 8h², ये वैसे का वैसे ही, -2h, ये भी वैसे का वैसे ही, और ये पॉजिटिव 15 है, इसको इक्वेशन के साइड पे मूव करेंगे तो ये -15 हो जाएगा। आप इक्वेशन के दोनों तरफ 15 को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो भी आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो हम इसको लिख लेंगे = 0। और इसी चीज़ को और बेहतर अंदाज में अगर आप लिख लें तो ये लिखी जा सकती है 8h² - 2h -15 = 0। क्योंकि हम ज़्यादातर इस तरह की इक्वेशंस को देख रहे होते हैं तो इसलिए इसको इस तरह लिख लेंगे तो आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा। अदरवाइज़ दोनों में जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है दोनों के मीनिंग सेम है। अब फिर दोबारा जिस तरह भी हमने लास्ट में मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ किया, जिसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, यहाँ पर भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या है, तो ये h² आ रहा है। मैंने आपको कहा था जो भी वेरिएबल होता है उस पर जो स्क्वायर लगा होता है जहाँ पर, उसका कोफिशिएंट देखना होता है। तो यहाँ पे h है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका कोफिशिएंट कितना है 8। इस नंबर को आपने लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 15। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 15 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को -15 से। तो 8 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -120। इसका मतलब हुआ आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये वाला ही नंबर यानी -120 आए, और वही दो नंबर्स जो आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे उनको अगर आप प्लस करें तो आपको मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म है -2h। तो आप थोड़ी देर के लिए इस वेरिएबल h को छोड़ दें और जस्ट कोफिशिएंट पे आपने फोकस रखना है, तो वो है -2, यानी आपको -2 मिले। यानी आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको आप जब मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिले, 120 मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप प्लस करें तो आपको मिडिल टर्म यानी -2 मिले। तो ये बहुत आसान है। हम एक यूज़ कर सकते हैं 12 और एक यूज़ कर सकते हैं 10, क्योंकि 12 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 120 ही मिलता है। और अभी आप आगे जाके देखेंगे जब हम इनमें कुछ चेंजेस करेंगे तो हमें -2 भी मिलेगा ऐड करने के बाद। तो प्रॉब्लम वही है कि 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 120 मिलता है, लेकिन हमें -120 चाहिए। तो इस साइन का क्या करें, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आप अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे और देखेंगे मिडिल टर्म के पीछे कौन सा साइन है। तो देखिए मिडिल टर्म 2h थी, उसके पीछे नेगेटिव साइन है। तो जो आपने दो नंबर्स यहाँ पे लिखे होंगे उनमें जो बड़ा नंबर होगा उसके पीछे ये वाला ही साइन लगा दें जो आपके मिड टर्म के पीछे है। तो यहाँ पे 12 के पीछे मैं क्या लगा दूंगा, नेगेटिव का साइन। और अब चेक करें कि क्या आपका ये स्टेप नंबर 1 ठीक होता है या नहीं होता। तो देखें अब आप जब -12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -120 ही मिलेगा, यानी अब आपका साइन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है अगर हम इन्हीं दो नंबर्स को नीचे लिख के देखते हैं, अगर ऐड करके -2 दे देते हैं तो हम अपने मिड टर्म ब्रेक करने में कामयाब हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -12 और ये वाला नंबर वैसे ही 10। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे
तो आपको 2 ही मिलेगा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -2 ही मिलेगा। तो ये स्टेप भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आपको 2 नंबर ऐसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करने से -120 भी आता है और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने से मिडिल टर्म यानी -2 भी आती है। तो अब आपने क्या करना है, अब आप पहले वाले टर्म को वैसे ही लिखें यानी 8h² को, उसके बाद पहला नंबर जो आपने ढूंढा है जो कि है -12, उसके साथ वही लेटर लिखेंगे जो यहाँ पे आपको मिल रहा है यानी h, तो h ही लिखेंगे। अगला नंबर आप देखें +10, तो आप लिखेंगे +10, उसके साथ भी यही लेटर लिखेंगे यानी h, और एंड वाला नंबर वैसे उतार लेंगे जो कि -15 है और =0 वैसे का वैसे। अब आप इनमें पेयर वाइज कॉमन लेंगे इन दो में और इन दो में अलग अलग। तो देखिए 8 और 12 की पहले बात करें तो ये दोनों ही 4 पर डिवाइड होते हैं। सबसे बड़ा नंबर 4 है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो उसी को कॉमन लिखेंगे। तो लिखेंगे 4 कॉमन आएगा, इधर h² है, इधर h की पावर 1 है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर दो टर्म्स आपको सेम लग रही हों लेकिन उनकी बेस सेम हो और उनकी जो पार्स हो वो डिफरेंट हो, तो जो छोटी पार होगी उसको हम एज अ कॉमन बाहर लिखते हैं। तो h² और h⁻1 में ये 1 पार्ट छोटी है, तो हम इस पूरी टर्म को यानी h⁻1 को ही बाहर कॉमन के तौर पे लिखेंगे इस तरीके से। अब आप जो चीज़ बाहर लिख लेते हैं कॉमन के तौर पे, आगे ब्रैकेट डालते हैं और जो चीज़ अंदर बच रही होती है उनको लिखते हैं। अगर कोई नंबर आपने कॉमन लिया हुआ है तो आप उसका टेबल पढ़ेंगे। जैसे आप देखें 8h² लिखा हुआ है तो 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, तो आप पहले लिखेंगे 2। h² का मतलब है समझाने के लिए कि ये 2 h थे, एक h बाहर आ चुका है तो अंदर कितने h बचने चाहिए, जस्ट 1, जिसको हम लिखेंगे h⁻1। ये 1 ना भी डालें तो भी ठीक है, जैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नेगेटिव का साइन। अब 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, वो आता है 3 टाइम्स, तो आप लिखेंगे 3। और ये देखें ये एग्जैक्टली h⁻1 बाहर मौजूद है, वहाँ तो 2 थी पार्ट तो इसलिए एक बचा, यहाँ पे तो 1 ही है और वही बाहर लिखी हुई है पहले से, तो आपको यहाँ पे 3 के साथ कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं, प्लस का साइन। 15 और 10 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो आप लिखेंगे 5 कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ब्रैकेट्स। तो 5 का टेबल पढ़ें, 5 2 टाइम्स 10 होता है 2 लिखें, h तो कॉमन नहीं है 7 वैसे का वैसे ही आएगा, -5 3 टाइम्स 15 होता है तो 3 लिखें, ब्रैकेट क्लोज और =0। और मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जब आपके पास ये वाली दो एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में लिखी हो सेम आ जाए, इसका मतलब आपने मिड टर्म ब्रेक ठीक की है। अगर इनमें कोई चेंजेस आ रही हों, कोई ये दोनों मैच ना कर रही हों, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलती है, आपको पीछे से चेक कर लेनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो जो चीज़ सेम आ जाती है इसको 1 टाइम लिख लें, यानी आप लिख लें 2h-3 को 1 टाइम, इसको भी हम कॉमन निकालना ही बोलते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ भी बचती है जो बाहर ब्रैकेट्स की नज़र आ रही है, इनको भी ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिख लें, यानी ये बाहर 4h लिखा हुआ है तो आप लिख लें 4h, और ये +5 लिखा हुआ है तो इसको लिख लें +5। तो एक तरह का 2h-3 कॉमन निकाल लिया और जो बाकी चीज़ बची उसको ब्रैकेट में लिख लिया और =0। और जैसा कि अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है या तो 2h-3 0 के इक्वल है या फिर 4h + 5 0 के इक्वल है। आपको इन दोनों को अलग अलग रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे, तो देखें h की वैल्यू निकालनी है तो मुझे सब चीज़ें दूसरी तरफ मूव करवानी है, तो ये -3 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो +3 हो जाएगा, दोनों साइड्स पे 3 ऐड करवा दें तो भी मीनिंग यही है। तो 0 + 3 क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2h। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है h से, अगर आप इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी हो जाएगा 3/2। और आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, आप लोगों को आता है डिवाइड करके लिख दें या डायरेक्ट लिख दें, तो जो नीचे डिनोमिनेटर है वो वैसे ही रहेगा, यानी 2 वैसे ही। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 के पास वैल्यू आ जाए, यानी 2 1 टाइम्स ही सबसे करीब आती है वैल्यू, यानी 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, और 2 में क्या प्लस करूँ कि 3 बन जाए, तो 1 प्लस करना पड़ेगा, वो ऊपर लिख देना होता है। तो ये इसका एक आंसर हो गया। अब इसी तरीके से इस दूसरी वाली इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा दूसरा आंसर। तो मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें 4h वैसे का वैसे ही रहेगा, ये +5 है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 0 - 5 हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा जाकर। यहाँ पे 4h वैसे का वैसे ही, और 0 - 5 कितना होता है, वो होता है -5। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, यानी इस तरीके से हो जाएगा -5 / 4। और अब आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, आप 4 को वैसे ही रहने दें, 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 5 के पास आपके पास आंसर है, 4 1 टाइम्स 4 होता है, ये 5 के सबसे करीब है तो 1 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे लिखिए 1। तो 4 1 टाइम्स होता है 4, तो 4 में क्या प्लस करने से 5 बनता है, 1 प्लस करने से 5 बनेगा, तो ऊपर लिख दे 1, और ये माइनस का साइन साथ वैसे ही। तो आपके पास इसके दो आंसर्स आ गए। एक आंसर तो आया है 1 होल नंबर 1/2, और दूसरा आंसर आपके पास क्या आया है, वो आया -1 होल नंबर 1/4। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। तो ये हो गए हमारे इसके दोनों पार्ट, और इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हुआ है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।